था, आज उस पेपर को आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमसे गलती कहाँ हुई है। ठीक है। अब जैसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पुराने पढ़े हुए हैं, तो सीधा सा उनका तरीका यह है कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो और वहाँ मैं पेपर डालता हूँ, तो वहाँ आप उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है। आज जो अपन देख रहे हैं वो ये देखेंगे कि हमने कहाँ क्वेश्चंस में गलती की है। जो 5 तारीख का अपन ने पहला टेस्ट पेपर लिया था, उसमें पहला क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा आर कॉन्फ़िगरेशन है। हमें यहाँ 4 कायरल कार्बन दे रखे हैं, ये भी कायरल कार्बन और ये भी 4 कायरल कार्बन दे रखे हैं, और हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से आपको ये बताना है आर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको कोई कायरल कार्बन दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताओ इनमें आर कौन सा है या एस कौन सा है, तो सबसे पहले कायरल कार्बन से जुड़ने वाले चारों समूहों की आप प्रायोरिटी को क्या करोगे, डिसाइड करोगे। यहाँ आपको दिख रहा है कि इस कायरल कार्बन से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और CHO की स्ट्रक्चर ये है। यहाँ कायरल कार्बन से CH2Cl जुड़ा हुआ है और CH2Cl की स्ट्रक्चर आपकी ये है। यहाँ कायरल कार्बन से कार्बन जुड़ा है और उस कार्बन के साथ हमें पता है कितने मिथाइल्स जुड़े हुए हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं। अब आप सब ने किसे आप फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी देंगे, किसे हम सेकंड नंबर की प्रायोरिटी देंगे। जो CIP रूल है, कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल्स, वो हम पढ़ चुके हैं। फिर हम वापस बात करते हैं। यहाँ कायरल कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कायरल कार्बन से कार्बन अटैच है, यहाँ भी कायरल कार्बन से कार्बन अटैच है और यहाँ कायरल कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है। तो यहाँ कायरल कार्बन से कार्बन अटैच, कार्बन अटैच, कार्बन अटैच। रूल आपको पता है, सबसे पहले हमें उसको हाई प्रायोरिटी नंबर 1 देना है जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज़्यादा है। लेकिन जब कायरल कार्बन से जुड़ने वाले सीधे जो परमाणु है, जैसे यहाँ भी कायरल से कार्बन जुड़ा, यहाँ भी कायरल से कार्बन जुड़ा, यहाँ भी कायरल से कार्बन जुड़ा, यानी sp3 संकृत जो परमाणु है उससे जो सीधे परमाणु जुड़ रहे हैं, अगर उनका परमाणु क्रमांक 1 जैसा आता है तो हम अगले परमाणु को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ इस कार्बन से कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन अटैच है, यहाँ भी कार्बन अटैच है, तो हमारा आंसर इन कार्बन से तो नहीं आ सकता, तो हम अगले एटम की तरफ जाएंगे। अब आपको दिख रहा है कि ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन से और 1 हाइड्रोजन से अटैच है। मैं आपको CIP रूल बता चुका। मल्टीपल बॉन्ड का तात्पर्य यह है कि ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन और 1 किससे अटैच है, हाइड्रोजन से अटैच है। ये कार्बन आगे 1 क्लोरीन से और साथ में किससे अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है। जबकि ये कार्बन आगे कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 3 हाइड्रोजन से क्या है, अटैच है। तो स्पष्ट दिख रहा है, हमें पता है sp3 जो संकृत कार्बन है, अगर उससे सीधे जुड़े परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान आने लग जाए तो अगले नंबर का जो परमाणु क्रमांक है उसको कंसीडर करते हैं। स्पष्ट दिख रहा है कि सबसे जो फर्स्ट नंबर मिलेगा वो किसको मिलेगा, CH2Cl को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक क्लोरीन का है। सेकेंड नंबर पर आपको पता है ऑक्सीजन को मिलेगा, थर्ड नंबर पर हमें दिख रहा है CH3 को मिलेगा और हाइड्रोजन को कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। अब क्योंकि ये मुझे फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है, ये मेरे पास 2D प्रेजेंटेशन है और 2D प्रेजेंटेशन के अंदर जब मुझे कायरल कार्बन रिप्रेजेंट कर रखा होता है तो उस समय मुझे ये देखना पड़ता है कि मेरा 4th ग्रुप कौन सी लाइन पर है। 4th ग्रुप क्या वर्टिकल लाइन पर है या 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। ऐसी स्थिति में जो भी मेरा आंसर आएगा उसे मैं उल्टा करूंगा। जनरली यही होता है, 1 से 2 और 2 से 3 अगर आप अपनी आइस को मूव कर रहे हैं और वो क्लॉकवाइज है तो फिर उस कायरल कार्बन का नाम R होता है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होता है, S होता है। लेकिन अगर 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हमारे आंसर की पलटी मार देनी है, उसको उलटफेर कर देना है। यहां आपको दिख रहा है 1 से 2 और 2 से 3 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सिस्टम S होना चाहिए, ये सिस्टम S होना चाहिए। लेकिन 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो हम हमारे आंसर को उल्टा करेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, फर्स्ट। इस कायरल कार्बन का आप नाम क्या रखेंगे, R रखेंगे। यहां आपको पता है कि पहली प्रायोरिटी हम CH2Cl को देंगे, दूसरी प्रायोरिटी CHO को देंगे,
तीसरी प्रायोरिटी CH3 को देंगे, चौथी प्रायोरिटी हाइड्रोजन को देंगे। फिर आप ध्यान से देखेंगे कि फोर्थ ग्रुप कहां पर है, तो फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पर नहीं वर्टिकल लाइन पर है। और जब वर्टिकल लाइन पर होता है तो जो हमारा आंसर होता है वही हमारा आंसर है। तो 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कायरल कार्बन आपका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। हम वापस आए, अभी अभी हमने देखा CH2Cl को नंबर 1 प्रायोरिटी, CHO को नंबर 2 प्रायोरिटी, CH3 को नंबर 3 प्रायोरिटी, हाइड्रोजन को नंबर 4 प्रायोरिटी। 1 से 2, 2 से 3, कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा है तो R होना चाहिए। लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर, आंसर पलटेगा, पलटी मारोगे R की जगह क्या करेंगे, S करेंगे। यहां हमें दिखाई दे रहा है नंबर 1 पे CH2Cl होगा, नंबर 2 पे CHO होगा, नंबर 3 पे CH3 होगा, नंबर 4 पे हाइड्रोजन होगा। फिक्स तरीका है, 1 से 2 मुड़, 2 से 3 मुड़। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और फोर्थ ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पर है तो आंसर यही रहेगा। एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, S, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, फर्स्ट गया। 1 मिनट, हाँ हेलो, क्यों, क्यों, क्या, मैं आ रहा हूँ, रहने दे, आ रहा हूँ मैं, ठीक है। आगे समझ में, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली आइसोमर्स है। अब हमने पढ़ा था कि वैसे तो हमने पढ़ा था कि वो कार्बनिक यौगिक या वो अणु जिस अणु में कायरलिटी पाई जाए, जिस अणु में किरेलता पाई जाए। किरेलता का मतलब अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या ना हो, अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या ना हो, अध्यारोपित ना हो, वो अणु प्रकाशिक समावयता दर्शाते हैं। अब जनरली हमारे कोर्स के अंदर क्या होता है, मैं आपको बता चुका, जिनमें एक कायरल कार्बन है वो 100% ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है 3 अमीनो पेंटेन। अब अगर आप 3 अमीनो पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाएं, ये वाली स्ट्रक्चर यहां हमें दिखाई दे रही है, 3 नंबर पे अमीनो जोड़ना है और ये वाला पेंटेन 3 अमीनो, साथ में 5 कार्बन की चेन पेंटेन, और स्पष्ट दिख रहा है ये वाला कार्बन हमारा कायरल नहीं हो सकता क्योंकि जुड़ने वाले चारों ग्रुप कैसे नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरी स्ट्रक्चर है 1 अमीनो पेंटेन, तो हमने कहा 1, 2, 3, 4, 5, ये NH2, आपने इसका नाम रखा 1 अमीनो पेंटेन। आपको दिख रहा है ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों जुड़ने वाले हाइड्रोजन कैसे हैं, एक जैसे हैं। फिर हमारा ऑप्शन बना 2 अमीनो पेंटेन। 2 अमीनो पेंटेन की स्ट्रक्चर बनाए, 2 नंबर पे ये कह रहा है आप अमीनो को लगा दीजिए, 2 अमीनो फिर पेंटेन। स्पष्ट समझ में आ गया होगा, ये वाला जो कार्बन है वो कायरल है क्योंकि कायरल कार्बन वो है जिससे जुड़ने वाले चारों ग्रुप अलग अलग, एक मिथाइल जुड़ा, एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक एमीज जुड़ा, एक प्रोपिल जुड़ा, ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है। और जिन अणुओं में एक किरेल कार्बन पाया जाता है वे अणु 100% प्रकाशिक समावय भी होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा, थर्ड रहा। समझ में आ गया होगा। अरे अच्छी आई बरस, ये आज क्या है वो है ना सकरात, तो ये छोरा छोड़ेगा नहीं मेरा। हाँ बेटा, मैं 5:15 बजे तक आऊँगा, ठीक है, ठीक है, हैं? हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं दिला लूँगा, ठीक है। पतंग दिलानी है बेटा, मानेगा क्या वो। समझ में आ गया होगा। अब क्या है, और मेरा एक ही बात, इसमें क्या है 2,2 डाई मेथिल है, इसको कर लेना करेक्शन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपिलेमीन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने वापिस एक बार ऑनलाइन वालों से भी यही कहूँगा, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि मुझे प्रॉबिलिटी लगती है कि वैकेंसीज आएंगी जल्दी, क्योंकि कल भी इन्होंने जैसे पशु परिचर की निकाली है, संस्कृत डिपार्टमेंट में कल निकाली है कॉलेज लेक्चरर की, परसों अभिलेखाकार वाली, तो रोज़ नई नई वैकेंसीज आ रही हैं। तो भगवान ने चाहिए तो इस महीने नहीं तो अगले महीने तक आपकी वैकेंसी आ जानी चाहिए और फिर अक्टूबर सितंबर तक ये एग्ज़ाम कराएंगे। और कोर्स इतना लंबा है कि वो तो उसको याद करना इतना आसान नहीं है, बहुत दम लगानी पड़ेगी। इनमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन R है, वही क्वेश्चन,
बार बार इसीलिए प्रैक्टिस, जिससे हमें ये चीज़ पता लग जाए कि कैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हर साल आरपीएससी के पैटर्न में यही पूछ रहा है, आर कौन सा है, जेड कौन सा है, ई कौन सा है, एस कौन सा है, वही वाली बात। ये हमारे पास कायरल कार्बन है। इस कायरल कार्बन से ये भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, हमारा आंसर नहीं आएगा। अगले एटम को कंसीडर करेंगे। COH की स्ट्रक्चर आपको पता है ये होती है। इसका मतलब ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन और एक किससे जुड़ा हुआ है, तीनों ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन से और इधर भी 1 ऑक्सीजन से। इधर CHO है, CHO की स्ट्रक्चर आप जानते हैं, ये है। इसका मतलब ये है कि ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन से और एक किससे, 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है। समझ में आ गया? ये कार्बन आगे किससे जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। आई बात समझ? यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है। समझ में आई बात? तो ये तो क्लियर है कि सबसे पहले आप ये देखोगे यहां कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है और यहां भी कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, यहां हाइड्रोजन है, तो इसको तो नंबर 3 मिलना ही है और इसको कितना मिलना है, नंबर 4, इस हाइड्रोजन को। फिर आप इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में कंपेयर करेंगे, फिर आप इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक और इस हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक में कंपेयर करेंगे, तो समझ में आ गया होगा नंबर 1 पर तो कौन आएगा, COH, और नंबर 2 पे कौन आएगा, CHO, और नंबर 3 पर कौन आएगा, CH3। 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, R होना चाहिए, लेकिन 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर, आंसर को पलटी मारेंगे, R की जगह क्या हो जाएगा, S। मैं डायरेक्ट बता देता हूं क्योंकि अब आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। इस कार्बन को अगर आप चेक करेंगे, ये वाला कार्बन कायरल है, यहां कार्बन से कार्बन अटैच है, यहां कार्बन से कार्बन अटैच है, यहां कार्बन से कार्बन अटैच है। इस कार्बन से हमारा आंसर आगे आ नहीं रहा, हम आगे वाले कार्बन को कंसीडर करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से। इस कार्बन से हमारा आंसर आ नहीं रहा, आगे हम कंसीडर करेंगे। इसका मतलब ये कार्बन 2 कार्बन और एक किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से। और ये कार्बन आगे दिख रहा है कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। आगे समझ में? सबसे पहले ये तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो ये तो चला गया नंबर 3 पे, सही है। हाइड्रोजन कितने पे चला जाएगा, नंबर 4 पे, और ये कितने पे आएगा, नंबर 1 पे, और ये कितने पे आएगा, नंबर 2 पे। 1 से 2, 2 से 3, कैसी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। आंसर R, क्यों? क्योंकि 4th ग्रुप कौन सी लाइन पर, वर्टिकल। वर्टिकल पर हो तो आंसर को पलटी नहीं मारनी, हॉरिजॉन्टल पर हो तो आंसर को पलटी मार देना है, तो आंसर R। आ गया होगा समझ में? इसमें देखेंगे, इसमें ये थोड़ा सा बॉन्डिंग हिली है, ये इस तरह से है। उसी से ही तुलना कर लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सही है। कैसी दिशा, घड़ी की दिशा, R होना चाहिए, लेकिन 4th ग्रुप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। आंसर वही है, पलटी मारे, पलटी, तो ये ऐसे है। आ गया होगा समझ में? यहां आपको दिख रहा है कार्बन से कार्बन अटैच, कार्बन से कार्बन अटैच, CH2OH। CH2OH का मतलब कार्बन इस तरीके से, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। आ गया समझ में? CHO में नंबर 1 पर आएगा, CH2OH नंबर 2 पर, CH3 नंबर 3 पर। 1 2 3, कौन सा, क्लॉकवाइज, घड़ी, R, लेकिन आंसर उल्टा, पलटी क्यों मारे, क्योंकि हाइड्रोजन कौन सी लाइन पर, हॉरिजॉन्टल, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, 4th गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलानिन का सही प्रक्षेप सूत्र है, यहां R एलानिन है कि आपको ये बताना है कि ये सब आपको एलानिन दे रखे हैं। एलानिन कुछ ही नहीं है, एमिनो एसिड्स है, और इस साल पूछा भी गया था फर्स्ट ग्रेड में इसी तरीके का क्वेश्चन, इनमें से अनावश्यक एमिनो एसिड्स कौन सा है। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया हो तो बायोमोलिक्यूल्स में से क्वेश्चन आया था। अब आपसे पूछा गया कि इसमें R फॉर्म आपको छांटनी है। ये सारे के सारे आपको एमिनो एसिड्स दे रखे हैं, और कौन सा एमिनो एसिड दे रखा है, एलानिन दे रखा है, और आपसे पूछा गया कि इसके अंदर R फॉर्म आपको छांटनी है। यहां हमें दिख रहा है किरेल कार्बन से नाइट्रोजन अटैच है, तो नाइट्रोजन को तो नंबर 1 मिलेगा।
COH को नंबर 2, CH3 को नंबर 3 और हाइड्रोजन को नंबर 4। 1 2 3 घड़ी या घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत, तो S होना चाहिए। लेकिन फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर है? हॉरिजॉन्टल। आंसर की पलटी मारेंगे, S की बजाय R। आया समझ में? यहां हमें दिख रहा है NH2 1 नंबर पे है, COH को 2 नंबर मिलेगा, CH3 को 3 नंबर मिलेगा, हाइड्रोजन को 4 नंबर मिलेगा, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज। लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल, आंसर को पलटी मारेंगे, S हो जाएगा। यहां हमें दिख रहा है NH2 को 1 नंबर मिलेगा, COH बाबा को 2 नंबर मिलेगा, CH3 को 3 मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 घड़ी की दिशा, लेकिन चौथा ग्रुप हॉरिजॉन्टल, आंसर को पलटी मारा, S हो जाएगा। यहां 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, S फॉर्म। क्यों? क्योंकि आपका फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर? वर्टिकल। उम्मीद करता हूं सभी के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 5वां क्वेश्चन, इनमें से हर जैसे फिक्स क्वेश्चंस हैं, पीएससी की पसंद है ये, जब भी वो आपसे संरूपण समावयता की बात करता है या वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म उठाता है, तो उसके अंदर या तो वो ज्यामिति पूछता है या प्रकाशिकी पूछता है या संरूपण समावयता पूछता है। मैं आपको पहले ही बता चुका, जो एल्कीन्स हैं उनके अंदर ज्यामिति समावयता पाई जाती है, और लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि ये जो sp2 कार्बन है, ये जो sp2 कार्बन है, इससे जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। यहां मुझे दिखाई दे रहा है इस sp2 कार्बन से दोनों समूह ब्रोमीन ब्रोमीन एक जैसे हैं, तो ये तो ज्यामिति दिखाएगा नहीं। दिख रहा है ये sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह हाइड्रोजन है, ये भी नहीं दिखा सकता। यहां मुझे दिख रहा है sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह हाइड्रोजन है, ये भी नहीं दिखा सकता। हाँ, ये दिखा सकता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 यहां लगेगा Br, यहां लगेगा Br, sp2 कार्बन को पकड़ा, जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, sp2 कार्बन को पकड़ा, दोनों समूह जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, इसीलिए ज्यामिति समावयता दिखाएगा। इस साल फर्स्ट ग्रेड में ज्यामिति समावयता में एक क्वेश्चन यही था, इनमें से ज्यामिति समावयता कौन दिखाएगा, और वहां उसने मॉलिक्यूल्स के नाम दे दिए थे, IUPAC नेम्स दे दिए थे कि इसका ये IUPAC नेम है, इसका ये है, तो फिर आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करके देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वही क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड्स है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? हमें स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। मैंने कहा 1,2 डाइक्लोरोएथीन, पहले आप एथीन बनाएं, ये लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 1 नंबर पे क्लोरीन जोड़ा, 2 नंबर पे भी क्लोरीन जोड़ा, फिर कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की। sp2 कार्बन जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, sp2 कार्बन जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग, हमारा आंसर क्या होगा? यही होगा। 1 पेंटीन हो नहीं सकता। IUPAC अगर आएगा तो ये भी आएगा। रीजन समझ में आ गया होगा, sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे, ये तो हो नहीं सकता। 1,1 डाइक्लोरोएथीन हो नहीं सकता। 1,1 का मतलब एक पर ही मार दो दोनों को। समझ में आ गई होगी बात। फोर्थ, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन बनाओ, 2 ब्यूटीन 1 2, ये 2 ब्यूटीन, 2 नंबर पे मैथिल दिखाई दे रहा है। इस sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे हो गए? एक जैसे, दिखाएगा ही नहीं, इसीलिए आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डाइस्टीरियोमर नहीं है? डाइस्टीरियोमर नहीं है। इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो डाइस्टीरियोमर नहीं दिखलाएगा? तो मैंने आपको कहा था कि जो ये ज्यामिति समावयवी होते हैं, जो ज्यामिति समावयवी, पहली बात तो ये सोचो कि डाइस्टीरियोमर्स क्या है? वो त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, उन्हें डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। अब आप सबको पता है जो ज्यामिति समावयवी है, जैसे सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन, वो त्रिविम समावयवी तो है, लेकिन एक दूसरे की क्या नहीं है? मिरर इमेज थोड़ी है। मैं अगर बनाऊं, एक तो बनाया सिस 2 ब्यूटीन और एक मैंने बनाया ट्रांस 2 ब्यूटीन, है तो दोनों त्रिविम समावयवी, लेकिन क्या एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है? क्या नहीं है। और डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन क्या है? डाइस्टीरियोमर्स की डेफिनेशन यही तो है कि वो त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब ना हो, वो डाइस्टीरियोमर्स है।
तो डायस्टीरियोमर्स जो आपके ज्यामितीय समावयवी हैं वो भी डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो डायस्टीरियोमर्स नहीं है, या इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो ज्यामितीय समावयता नहीं दिखाता। अगर आप पहली स्ट्रक्चर बनाएंगे 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये वाली स्थिति, यही इसका आंसर होगा। मैंने आपसे कहा था साइक्लोएल्केन्स जो है वो भी ज्यामितीय समावयता दिखाते हैं। शर्त यह है कि कम से कम एटलीस्ट 2 कार्बन पर 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए जिन पर जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे हों, अलग अलग हो। आई बात समझ में? अगर मान लीजिए अगर ये जो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि 1,1 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये आपकी ज्यामितीय समावयता को प्रदर्शित नहीं करेगा। 1,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित करेगा। आप इसकी सिस फॉर्म भी बना सकते हैं और साथ में कौन सी फॉर्म बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं। एक बार दोनों मैथिल सिस पोजीशन पे रख देना और एक बार दोनों मैथिल कौन सी पोजीशन पे लगा देना, ट्रांस पोजीशन पे लगा देना। ये ऑक्सिम्स है, पहले ही बता चुका, ऑक्सिम में ज्यामितीय समावयता मिलती है ऑक्सिम्स में, और ये आपका 2 ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन्स के अंदर ज्यामितीय समावयता मिलती है, इसीलिए इसका आंसर क्या गया, 1 गया, 7 का 1 गया। बिल्कुल सही है बेटा सभी के आंसर। आपको यह बताना है इन द कॉन्फ़िगरेशनल फॉर्मूला, ये आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, आपको यह बताना है ये जो नंबर 1 नंबर का जो ये द्विबंधित कार्बन है और नंबर 2 नंबर का जो द्विबंधित कार्बन है, इनका नोमेनक्लेचर हम क्या देंगे। ये भी ज्यामितीय समावयता दिखा रहा है और ये भी ज्यामितीय समावयता दिखा रहा है। अब आपको पता है ज्यामितीय समावयवियों के नोमेनक्लेचर या तो हम सिस्ट्रांस पद्धति से करते हैं या ईजेड पद्धति से करते हैं, और यहां हमसे कौन सी पद्धति पूछी जा रही है, ईजेड पद्धति पूछी जा रही है। ईजेड पद्धति में हम क्या करते हैं, इस sp2 संकरित कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूहों की प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। आपको दिख रहा है यहां भी sp2 संकरित कार्बन से कार्बन अटैच है और यहां हाइड्रोजन अटैच है, तो किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, कार्बन का, तो इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी। यहां हमें दिखाई दे रहा है ये इधर कार्बन है, यहां भी कार्बन से कार्बन अटैच है और यहां भी कार्बन से कार्बन अटैच है। हमारा आंसर नहीं आएगा तो हम अगले जाएंगे। आगे ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन आगे 2 कार्बन और 1 ऑक्सीजन से अटैच है। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए इस वाले को क्या मिलेगी, हाई प्रायोरिटी मिलेगी। और जब हाई प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो आपको पता है ये सिस्टम ई कहलाता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से कोई होगा। अब हम इसको देखते हैं, ये sp2 संकरित कार्बन, यहां ऑक्सीजन अटैच है और यहां इससे कार्बन अटैच है, तो आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो इसको हाई प्रायोरिटी देंगे। यहां sp2 से कार्बन अटैच है, यहां ऑक्सीजन अटैच है, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का, इसको हाई प्रायोरिटी देंगे। हाई प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में है तो कौन सा सिस्टम होता है, जूसामैन, जेट सिस्टम। और हाई प्रायोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो आपको पता है क्या बोलते हैं, एंटीजीजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जनरली हमारे कोर्स में इतना ही आता है कि जिनमें एक कायरेल कार्बन होता है ना, वो जनरली कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एन प्रोपेनॉल, इसमें कोई कायरेल कार्बन नहीं है, एक हर कार्बन को चेक कर लो, कोई भी कायरेल नहीं मिलेगा। एन ब्यूटेनॉल में भी नहीं मिलेगा। 2 क्लोरोब्यूटेन, इसमें कौन सा कार्बन मिलेगा, कायरेल। मैथिल अलग, हाइड्रोजन अलग, क्लोरीन अलग, एथिल अलग। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में केवल एक किरेल कार्बन मिलता है वो 100% क्या दिखाते हैं, प्रकाशिक समावयता दिखाते हैं। आगे समझना, अरे आ गया। 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन बनाओगे तो इसमें कायरलिटी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन की, यहां हमसे ये पूछा है कि साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो मैं पहले ही बता चुका, लड़ाई हमेशा चेयर की है। साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है और उसका रीज़न ये होता है कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई एंगुलर स्ट्रेन नहीं मिलता, उसमें किसी भी तरह का कोई कोणीय तनाव नहीं मिलता, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन की सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म चेयर फॉर्म होती है।
और आपको पता है साइक्लोहेक्सेन की सबसे कम स्टेबल जो फॉर्म होती है वो आपकी कौन सी होती है? हाफ चेयर होती है। कौन सी होती है? हाफ चेयर। हाफ चेयर से ज़्यादा स्टेबल पता होगा कौन सी फॉर्म होती है? बोट फॉर्म। और बोट फॉर्म से ज़्यादा कौन सी होती है? ट्विस्ट बोट, जिसको आपने क्या कहा था? व्यावर्त नौका, मुड़ी हुई नौका, व्यावर्त नौका। तो यहाँ आपसे यही पूछा है कि साइक्लोहेक्सेन की आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, तो हाफ चेयर, हाफ चेयर से ज़्यादा बोट, बोट से ज़्यादा ट्विस्ट बोट, और ट्विस्ट बोट से ज़्यादा चेयर। चेयर चेयर की लड़ाई है, चेयर की लड़ाई है। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा चेयर की है, तो ये तो खत्म हो गई। और सबसे कम स्टेबिलिटी आपकी हाफ चेयर की है, तो यहाँ हाफ चेयर, आंसर फर्स्ट ही आना आया समझ में। अगला क्वेश्चन, एन ब्यूटेन का आपको कन्फर्मर बनाना है, और वो कन्फर्मर बनाना है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और आपको पता है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। इसका मतलब आपको जो ब्यूटेन है, जो नॉर्मल ब्यूटेन है, उसका वो कन्फर्मर बनाना है, वो संरूपी समावयवी बनाना है जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो और स्टेबिलिटी सबसे कम हो। क्योंकि जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे कम होती है। तो यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि नॉर्मल ब्यूटेन का वो कौन सा कन्फर्मर है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। दो तरीके से पूछ सकता है। जैसे हमें पता है नॉर्मल ब्यूटेन की कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है? एंटी फॉर्म। और सबसे कम स्टेबल कौन सी फॉर्म होती है? इस तरीके से हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन का वो कौन सा कन्फर्मर है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो मैं आपको बता चुका, नॉर्मल ब्यूटेन जब भी मुझसे कहा जाए ये अल्फा कार्बन मान लिया, ये बीटा कार्बन मान लिया। अल्फा कार्बन मैंने फ्रंट कार्बन माना, बीटा कार्बन मैंने बैक कार्बन माना। अल्फा कार्बन से एक मैथिल और दो क्या निकल रहे हैं? हाइड्रोजन। आप सबको पता है जब सबसे दो तरह का डाईहेड्रल एंगल होता है, एक 0 डिग्री और एक 60 डिग्री। अगर मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी है तब तो डाईहेड्रल एंगल 60 डिग्री रहता है, और सबसे कम स्टेबल फॉर्म बनानी है तो डाईहेड्रल एंगल कितने डिग्री रहता है? 0 डिग्री। यहाँ नॉर्मल ब्यूटेन की मुझे सबसे कम स्टेबल फॉर्म बनानी है, तो सीधी सी बात है डाईहेड्रल एंगल कितना रखेंगे? 0। ये आपका अल्फा है आगे वाला, और ये पीछे वाला जो कार्बन है, ये आगे वाला है ना पॉइंट से, ये तो अल्फा है, और ये जो पीछे वाला कार्बन है ये बीटा है। इस बीटा से भी आपको दिखाई दे रहा है एक मैथिल और दो क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल ब्यूटेन की वो फॉर्म है जो सबसे कम स्टेबल होती है, और मैंने इसको कहा था फुल इक्लिप्स। क्या कहा था? फुल इक्लिप्स। और हिंदी में मैंने कहा था ये वाली जो देखो स्टैगर्ड जो फॉर्म होती है उसमें डाईहेड्रल 60 डिग्री होता है, गॉच फॉर्म जो होती है उसमें डाईहेड्रल 60 डिग्री होता है। ये जो फुली इक्लिप्स या आंशिक ग्रसित जो फॉर्म होती है, फुली इक्लिप्स या आंशिक ग्रसित जो फॉर्म होती है उसके अंदर डाईहेड्रल कितने डिग्री एंगल होता है? 0 डिग्री होता है। मुझे ये पता है कि एन ब्यूटेन की ये वाली फॉर्म सबसे कम स्टेबल होगी। उसके दो कारण होंगे, एक तो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें रिपल्सन खूब लगेगा, और दूसरा कारण क्या होगा? ये जो दो मैथिल्स हैं इनके बीच में वान डेर वाल रिपल्सन भी जबरदस्त लगेगा, और रिपल्सन लगने के कारण एनर्जी एकदम बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इस फॉर्म को एन ब्यूटेन की फुली इक्लिप्स या पूर्ण ग्रसित फॉर्म कहते हैं। तो एन ब्यूटेन का ग्रसित जो रूप है, पूर्ण ग्रसित जो रूप होता है, जिसमें एक मैथिल समूह को दूसरा मैथिल समूह ढक लेता है, ग्रसित कर लेता है, छुपा लेता है, वो फॉर्म पूर्ण ग्रसित कहलाती है, और वो फॉर्म नॉर्मल ब्यूटेन की सबसे कम स्टेबल होती है। आया ध्यान? नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन 1,2-डाईऑल का सबसे स्थिर संरूपण कौन सा है? याद आना चाहिए। ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो इथेन 1,2-डाईऑल है उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है? ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से एक OH लगा हुआ है और दो क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। जब भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म पूछे
तो सीधी सी बात है, मुझे थीटा कितने डिग्री रखना होता है, 60 डिग्री रखना होता है। वैसे तो हमेशा एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन जो जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जैसे इथेन 1,2 डाइऑल जो है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलने के कारण इसकी जो गॉस फॉर्म होती है वो एंटी फॉर्म से क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। यही कारण है इथेन 1,2 डाइऑल में एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, बल्कि कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। आगे समझ में? रीजन इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक ही संरूपण में रहता है? इस क्वेश्चन को मैं आगे वाली क्लासेस में समझाऊंगा। अभी फिलहाल इतना सा ध्यान रखें कि जो ये 1,4 साइक्लोहेक्सेन की जो ट्रांसफॉर्म है, जैसे आपको पता है जनरली कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, चेयर फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है, यही तो होता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर ये जो ट्रांस 1,4 साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल है, इसके अंदर चेयर फॉर्म से भी ज़्यादा स्टेबल इसकी बोट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? बोट फॉर्म। इसकी ये वाली फॉर्म स्टेबल होती है, ये वाली रीजन आपको समझ में आ गया होगा, इसकी बोट फॉर्म क्यों स्टेबल होती है। अरे आ गया समझ में? जनरली कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है? चेयर फॉर्म। लेकिन ये जो ट्रांस 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल है, इसकी कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है? बोट फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने कहा कि ब्यूटेन की जो फुली इक्लिप्स फॉर्म होती है वो सबसे कम स्टेबल क्यों है? ब्यूटेन की पूर्णतः ग्रसित संरूपण, ब्यूटेन की जो फुली इक्लिप्स फॉर्म अभी मैंने बताई थी, वो सबसे कम स्टेबल क्यों है? तो उसका रीजन क्या है? तो मैंने आपसे कहा था, उसका रीजन अभी भी बताया था। ये फॉर्म बनाई थी अभी हमने फुल इक्लिप्स की। आगे होगा ध्यान। पहला वो बोल रहा है कि इनमें बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन, यानी ये बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन बोल रहा है इनको, नहीं, केवल स्टेरिक स्ट्रेन इसको बोल रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन जो दो मेथिल के बीच में लग रहा है। और अब आपको पता है कि इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि इसमें बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन भी होता है और एज वेल एज कौन सा होता है, स्टेरिक स्ट्रेन भी होता है। आया समझ में? स्टेरिक स्ट्रेन बोल रहा है, ये जो उससे अपन वान डेर वाल प्रतिकर्षण बोलते हैं ना, यहां ये क्या बोल रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन बोल रहा है। नॉर्मल ब्यूटेन में निम्नलिखित में से कौन सी रचना सबसे ज्यादा स्टेबल है? तो आपको बता चुका, नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर तो कौन सी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, एंटी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ध्यान आ गया होगा। जब भी मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी होती है, थीटा 60 डिग्री सेट करना होता है। आगे होगा ध्यान। इस समय बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन भी नहीं है और वान डेर वाल रिपल्सन भी मिनिमम होगा, क्योंकि दोनों मिथाइल अपोजिट पोजीशन पे है। और मैंने कहा था नॉर्मल ब्यूटेन की जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है वो एंटी फॉर्म होती है। नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर एंटी फॉर्म और जो गॉच फॉर्म है उसके बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस होता है, तो ये मैंने आपको टेबल बता रखी है कि कितना कितना डिफरेंस होता है। थोड़ा सा कॉपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां से बनाया था, यहां बताई थी एनर्जी और यहां इसको हमने रोटेट किया था। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले मैंने जो फॉर्म बनाई थी, अगर आप थोड़ा सा कॉपी को पलटेंगे तो नॉर्मल ब्यूटेन के अंदर मैंने कहा था ये फुली इक्लिप्स फॉर्म है और कहा था इस फुली इक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। फिर हमने उसको 60 डिग्री के एंगल पर बनाया, मिथाइल को घुमाया तो वो फिर गॉस फॉर्म में आ गया था। फिर हमने वापस उसको 60 पर घुमाया, थोड़ा सा कॉपी को देखोगे तो ध्यान आएगा वो आंशिक ग्रसित फॉर्म में आ गया था। और फिर हमने उसको 180 डिग्री पर घुमाया था तो ध्यान करोगे वो एंटी फॉर्म में आ गया था। ये वाली जो गॉच फॉर्म है और ये वाली जो एंटी फॉर्म है, कॉपी में लिखाया हुआ है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 0.88 होता है और आंसर यहाँ 0.9 किलो कैलोरी पर मोल के आसपास दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल सभी के आंसर सही हैं। साइक्लोहेक्सेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है?
दोनों कुर्सी और नाव सरूपण में कोणीय तनाव होता है। केवल जो कुर्सी फॉर्म होती है वो एंगुलर स्ट्रेंथ से क्या होती है, फ्री रहती है। जो कुर्सी फॉर्म होती है ना, उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है कि उसके अंदर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही मिलता है, एंगुलर स्ट्रेंथ से फ्री होती है। केवल बोट फॉर्म एंगुलर स्ट्रेंथ से फ्री होती है, कुर्सी और बोट दोनों फॉर्म एंगुलर स्ट्रेंथ से फ्री होती है? नहीं। जो उसकी चेयर फॉर्म होती है ना, वो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि वो एंगुलर स्ट्रेंथ से क्या होती है, फ्री होती है। ध्यान आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चेयर फॉर्म याद कराएं, याद आएगा। याद करें, ये वाली जो साइक्लोहेक्सेन है उसकी चेयर फॉर्म है, चेयर फॉर्म आया समझ में। इस समय आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिल्कुल जो अपोजिट डायरेक्शन है। ये वाली जो फॉर्म थी, याद करो, इसको मैंने हाफ चेयर कहा था, सारा पढ़ा चुका हूं। याद करो, इसको मैंने बोट फॉर्म कहा था। ध्यान आ गया? तो थोड़ा सा आप कॉपी को पलटेंगे, याद आएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यौगिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा? तो आपको दिख रहा है कि इस कार्बन के साथ भी दोनों समूह हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इसमें भी कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, इसमें भी कार्बन के साथ दोनों ब्रोमीन जुड़ रहे हैं, और इसमें भी कार्बन के साथ दोनों क्लोरीन जुड़ रहे हैं। और हमने शर्त ये रखी थी कि जो साइक्लोएल्केन्स हैं वो भी ज्यामितीय समावेयता दिखा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो कार्बन पर जुड़ने वाले दोनों समूह कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे इसमें आपको दिख रहा है एक कार्बन पे हाइड्रोजन और एक मैथल, इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन और एक मैथल, इस पर आपको दिख ही दे रहा है एक हाइड्रोजन एक मैथल, एक हाइड्रोजन एक मैथल, एक हाइड्रोजन एक मैथल, एक हाइड्रोजन एक मैथल। इसीलिए इसका आंसर फर्स्ट गया। Z2 पेंटीन को पहचानना है, सब 2 पेंटीन है। यहां मुझे इसकी Z फॉर्म देखनी है, यहां Z फॉर्म देखनी है। यहां आपको दिखाई दे रहा है ये क्या चीज है, ये इस तरह से है ना अपना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3, ये स्ट्रक्चर है। ये तो होती है 2 पेंटीन। ये जो कार्बन है, ये वाली फॉर्म है। इस इधर मैथिल जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है मैथिल को हाई प्रायोरिटी मिलेगी। अरे हाँ या ना? यहां ये जो कार्बन है इसके साथ एथिल जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसको ही तो हाई प्रायोरिटी देंगे। और हाई प्रायोरिटी सेम डायरेक्शन में हो तो क्या है, जेड। मैंने कहा था जेड को सिस से तुलना कर सकते हो। यहां दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में होंगे, यहां देखोगे तो दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। यहां देखोगे तो ये तो इसमें तो सवाल ही नहीं है, तो 1 पेंटीन बना रखा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे हाँ या ना? ये भी पॉसिबल नहीं है। ये 1 2 3 4 ये स्ट्रक्चर ही सही नहीं है, तो 2 ब्यूटीन है। और ये स्ट्रक्चर भी सही नहीं है, 1 2 3 4 5 ये 1 पेंटीन है। और हमसे पूछ क्या रहा है, जेड की कौन सी फॉर्म, 2 पेंटीन। किरेल कार्बन से जुड़ने वाले समूहों में आपको प्राथमिकता बतानी है। तो यहां किरेल कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है सीधा, यहां कार्बन, यहां ऑक्सीजन, तो सीधी सी बात है सबसे ज्यादा नंबर तो O वालों का आना है, क्योंकि हमें यह देखना होता है कि sp3 संकृत कार्बन से सीधे जुड़े परमाणु का परमाणु क्रमांक अगर ज्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, यानी इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इनमें भी OH और OCH3 में OCH3 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आपका आंसर ऑक्सीजन से नहीं आएगा, तो फिर आप आगे जाओगे, यहां कार्बन है और यहां क्या है, हाइड्रोजन है। तो समझ में आ गया होगा, सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होगी वो तो होगी OCH3 की। OCH3 के बाद जो नंबर है वो किसका आएगा, OH का। और आपको पता है कि CHO और CWH में ज्यादा प्राथमिकता किसको मिलती है, CWH को। रीजन आपको पता है, CHO में ये कार्बन आगे 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा है, जबकि CWH में ये कार्बन आगे कितने ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, 3 ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में इस साल आया था। इनमें से आपको सही कथन का चयन करना है।
जो एथेन है, एथेन के संरूपण समावेवी हैं, याद करेंगे एथेन, थोड़ा सा दिमाग में लाएंगे। ये एथेन की ग्रसित फॉर्म है, जिसको आपने इक्लिप्स कहा, ढक लेता है, और ये इसकी स्टैगर्ड फॉर्म है। आपसे कहा एथेन का, चाहे आप इसकी स्टैगर्ड फॉर्म हो चाहे इक्लिप्स फॉर्म हो, किसी की भी क्लोरीन से रिएक्शन करो, उत्पाद तो एथिल क्लोराइड ही बनेगा। तो ये कह रहा है कि एथेन की इक्लिप्स और जो स्टैगर्ड फॉर्म है, अगर उनकी प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनते हैं। ऐसा नहीं होता, ये भी एथेन है और ये भी एथेन है। एथेन का एक ही अणु होता है और वो कभी ग्रसित फॉर्म में बदल जाता है और कभी सांत्रित फॉर्म में। अगर रूम टेम्परेचर पर एनर्जी अवेलेबल होती है तो ग्रसित किस में बदल जाता है? सांत्रित में, क्योंकि सांत्रित की जो है वो ग्रसित की तुलना में ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। आ रहा है समझ? अब क्या होता है कि चाहे आप इसके सांत्रित फॉर्म की क्लोरीन से रिएक्शन कराओ चाहे ग्रसित फॉर्म से, दोनों में हाइड्रोजन हटेगा और उत्पाद तो एथिल क्लोराइड बनेगा, इसीलिए आंसर फर्स्ट हो नहीं सकता। फिर ये कहता है कि संरूपण समावेवियों को सामान्य कमरे के तापमान पर पृथक किया जा सकता है। संरूपी समावेवी वे त्रिविम समावेवी होते हैं जिन्हें कमरे के ताप पर एक दूसरे में हम क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं सांत्रित और ग्रसित है, आपने थोड़ी देर के लिए सांत्रित को अलग भी कर लिया, तो सांत्रित थोड़ी देर बाद अपने आप को किस में बदल लेगा? ग्रसित में बदल लेगा, नहीं बदल लेगा? तो बताओ आप सांत्रित और ग्रसित को अलग अलग कैसे करोगे? अगर आपने ग्रसित, मान लो एक डिब्बे में आपने ग्रसित को इकट्ठा कर भी लिया, तो थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर से एनर्जी मिलते ही ग्रसित वापस किस में बदल जाएगा? सांत्रित में। तो बताओ क्या आप सांत्रित और ग्रसित को अलग अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तीसरा इसका ऑप्शन यह है कि 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री अगर आप इसको, ये तो 0 डिग्री है, अगर आप इसको 60 डिग्री पर घुमाओगे, ये हमें पता है इसकी इक्लिप्स फॉर्म है, 60 डिग्री पर हमें स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। 120 पे वापिस हमें इसकी इक्लिप्स फॉर्म मिलेगी। देखो 180 पर वापिस हमें इसकी स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगी। 240 पर वापिस हमें इसकी कौन सी फॉर्म मिलेगी? ये वाली फॉर्म मिलेगी। भाई ये वाली फॉर्म आपको 0 डिग्री पे मिलती है, ये फॉर्म हमें 60 पर मिलती है, अरे हाँ या ना? ये फॉर्म 120 पे मिलेगी, ये वाली फॉर्म आपको 180 पर मिल जाएगी, ये आपको 240 डिग्री पर मिलेगी और ये आपको 300 डिग्री पर मिलेगी, फिर ये आपको वापस 360 डिग्री पर मिलेगी। तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री पर जो डाइहेड्रल कोणों का जो मान है वो एथेन में टॉर्सनल तनाव का मान न्यूनतम होता है। यहां ये कहना चाह रहा है कि जो 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री जो है, उस समय जो द्वितलीय जो कोण है, डाइहेड्रल जो एंगल है वो सबसे ज्यादा होता है। और इस समय जो टॉर्सनल स्ट्रेन है, अब देखो टॉर्सनल स्ट्रेन किसको कह रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो रिपल्सन है ना, इसको ये टॉर्सनल स्ट्रेन कह रहा है। क्या कह रहा है? टॉर्सनल स्ट्रेन। तो ये कह रहा है कि 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री पर जो टॉर्सनल स्ट्रेन है वो कैसा रहता है? मिनिमम रहता है, बिल्कुल सही है। और 0 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 360 डिग्री पर जो इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन लगता है उसको टॉर्सनल स्ट्रेन कहता है। और ये जो हाइड्रोजन के बीच में जो रिपल्सन लगता है उसको ये स्टेरिक रिपल्सन बोलता है। अरे आगे समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-फ्लोरोब्यूटेन-2-ऑल। आप स्ट्रक्चर बना के देखो, ब्यूटेन 2 नंबर पे OH और 3 नंबर पे फ्लोरो। मैंने कहा था जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग मिलती है, उनके अंदर एंटी फॉर्म की तुलना में कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है? गॉस फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है। इनके अंदर अगर आप देखोगे तो ये 3-फ्लोरोब्यूटेन-2-ऑल है। इसके अंदर अगर आप बनाओगे, जैसे बना सकते हो, ये अल्फा, ये बीटा, यही तो है, यहीं से तो नंबरिंग करोगे 1 2 3, 3-फ्लोरोब्यूटेन-2-ऑल, ये
CH3H और F। आ गया होगा समझ में? अरे हाँ या ना? अगला क्वेश्चन। अब आप खुद ही सोचो, प्रकृति में एथेन आपको किस रूप में मिलेगा? क्या वो ग्रसित रूप में रहना चाहेगा? क्या वो इक्लिप्स फॉर्म में रहना चाहेगा या स्टैगर्ड फॉर्म में? स्टैगर्ड फॉर्म में। तो क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि एथेन के जो ज़्यादातर अणु हैं वो आपको प्रकृति में किस रूप में मिलते हैं? तो आप कहोगे कि वो हमें ग्रसित नहीं बल्कि सांतरित रूप में मिलेंगे। जब आप गॉस फॉर्म बनाते हो और एंटी फॉर्म बनाते हो तो जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री। गॉस फॉर्म में क्या होता है? गॉस फॉर्म में दो मैथिल समूह 60 डिग्री पर रहते हैं और एंटी फॉर्म में दोनों मैथिल समूह 180 डिग्री पर रहते हैं। तो ये कह रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन की जब आप गॉस फॉर्म बनाते हो, ये वाली फॉर्म, ये गॉस फॉर्म है, उसके अंदर आपको पता है ये दोनों मैथिल कितने डिग्री के एंगल पर रहते हैं? 60 डिग्री। और एंटी फॉर्म होती है तो दोनों मैथिल कितने डिग्री पर रहते हैं? 180। हमें यह बताना है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। प्रायोरिटी रिसाइड करोगे, ब्रोमीन को नंबर 1 दोगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन को नंबर 2 दोगे, CH3 को नंबर 3 दोगे। पहले ही बता चुका, वैच, ये जो फॉर्म, ये वैच डैश फार्मूला है। अगर आपका जो फोर्थ ग्रुप है वो आपको इस डैश लाइन पर दे रखा है, डैश, वैज 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 तो होती है मोटी लाइन, डैश लाइन पर दे रखा है तो आपका जो आंसर है वही रखना है। लेकिन अगर वैज यानी मोटी लाइन पर दे रखा होता फोर्थ ग्रुप तो आंसर को उल्टा करना है, उल्टी मारना है, पलटी मारना है। फोर्थ ग्रुप अगर आपका डॉटेड लाइन पर आपको दिखा रखा है तो आपको कुछ ही नहीं करना, 1 से 2, 2 से 3 कौन सा है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का आंसर क्या दिया जाता है? R। इनमें से कौन ज्यामितीय समावेता दिखाएगा? प्रतिबंधित घूर्णन तो है, लेकिन sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे, sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे। वो परेशान हो रहा है आज, जब तक उसको वो नहीं मिल जाएगी ना, आज जब तक आज उसकी पतंग नहीं आ जाएगी ना तब तक वो चैन नहीं मिलेगा उसको। हाँ भाई, दुकान बंद हो गई क्या सारी? हेलो, दुकान बंद हो गई क्या? आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, मुझे ऐसे जल्दी। उसकी भाई सारी दुकान बंद हो जाएंगी आज। हाँ, अब ये जो sp2 कार्बन है इससे तो जुड़ने वाले दोनों समूह एक जैसे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। लेकिन अगर आप इस sp2 कार्बन को देखोगे तो देखो, आगे जाओ इधर भी 2 डिग्री कार्बन तो इधर भी 2 डिग्री कार्बन, फिर आगे जाओ इधर भी 2 डिग्री कार्बन, इधर भी 2 डिग्री कार्बन, फिर इधर जाओगे तो इधर भी 3 डिग्री कार्बन और इधर से भी 3 डिग्री कार्बन। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर इधर वाली और इधर वाली एक जैसी है। देख लो, ये इसके अंदर आपको दिख रहा है sp2 कार्बन से जुड़ने वाले दोनों समूह अलग अलग। अब इधर चेक करो, इस कार्बन से इधर गए 2 डिग्री, इधर भी गए 2 डिग्री, इधर तो आया 3 डिग्री, लेकिन इधर क्या आ गया? 2 डिग्री। दोनों एक जैसे हैं, अलग अलग है? अलग अलग, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा प्रकाशिक सक्रिय है? अगर आप देखोगे तो इसके अंदर तो कायरेल कार्बन है ही नहीं, इसमें भी कायरेल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि OH अलग, H अलग, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप एक जैसा है। इसमें भी नहीं है, इधर एक जैसा, इधर एक जैसा। अगर आप इसको चेक करोगे तो इसमें H और OH तो अलग अलग, लेकिन ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों एक जैसे हैं। इसके अंदर ये आंसर है, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो, ये कार्बन कायरेल है, H अलग, OH अलग, इधर ग्रुप अलग और इधर ग्रुप अलग। अरे आगे समझ में? और ये वाला कार्बन भी ध्यान से देखोगे तो ये भी कैसा है? कायरेल है। इसके अंदर कितने कायरेल कार्बन मिल रहे हैं? 2 कार्बन मिल रहे हैं। नॉर्मल ब्यूटेन की सबसे ज्यादा स्थायी फॉर्म देखनी है तो जब भी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म बोले तो थीटा तो 60 डिग्री होना ही चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। मुझे पता है सबसे स्टेबल फॉर्म जो होती है वो एंटी फॉर्म होती है, और उसमें दोनों मेथड 60 पे नहीं बल्कि कितने पर होते हैं? 180 पर होते हैं। आपको पता है एथिलीन ग्लाइकॉल
इसकी जो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है वो एंटी नहीं गॉस फॉर्म होती है। और गॉस फॉर्म की पहचान ये होती है कि उसके अंदर दोनों OH समूह 60 डिग्री के एंगल पर होते हैं। रीजन आपको पता है, इसमें क्या पाई जाती है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग पाई जाती है। आप क्वेश्चन करेंगे, अब जैसे अभी से जिन्होंने पढ़ रखा है वो अभी से ही पढ़ो, तो संडे को पेपर है, मतलब 17 तारीख को, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे, पेपर जितने दोगे, उतनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इनमें से कौन प्रकाशिक समावयता नहीं दिखाएगा, इसको थोड़ा सही कर लेना, ये मैलिक नहीं है, ये मैलाइक है, इसको सही कर लेना, ये मैलाइक एसिड है। लैक्टिक एसिड में तो आपको पता है किरेल कार्बन होता ही है, ये तो प्रकाशिक समावयता दिखाता ही है। टार्ट्रिक एसिड में आपको पता है प्रकाशिक समावयता मिलती है, इसकी मीजो फॉर्म भी होती है लेकिन मिलती भी है, क्योंकि इसमें 2 कायरल कार्बन है। अल्फा एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड्स है, एक ग्लाइसिन को छोड़ दो, सारे अल्फा एमिनो एसिड प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। ये जो मैलाइक एसिड है ये सिस फॉर्म होती है इस तरह से, पहले एथीन बना लो, एक H को हटा के COH लगा लो, ये मैलाइक एसिड है। और ये क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर समतलीय संरचना है। और प्लेनर स्ट्रक्चर जो होती है उनमें स्लाइस मिलती है, स्लाइस यानी जो समतलीय संरचना होती है ना, जैसे आपकी ब्रेड, आप ब्रेड को 2 बराबर भागों में बीच में चाकू से काट सकते हो, नहीं काट सकते, तो ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर होती है ना, वो स्लाइस के द्वारा 2 बराबर भागों में बांटी जा सकती है। यही कारण है कि जो जिनमें प्लेनर स्ट्रक्चर मिलती है, जैसे ये प्लेनर क्यों बोल रहा हूँ बार बार, में दोनों में sp2 संकरण है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, समतलीय होगी। और जो समतलीय संरचना होती है, 2D स्ट्रक्चर होती है जैसे ब्रेड की, उसको आप स्लाइस के द्वारा, स्लाइस आगे ध्यान, स्लाइस कैटरीना कैप वाली, वो स्लाइस के द्वारा 2 बराबर भागों में क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। इसीलिए ये आपकी प्रकाशिक समावयता नहीं दिखाएगा। इसमें ग्लाइसिन एक्सेप्शन है, एमिनो एसिड वैसे तो प्रकाशिक समावयता दिखाते हैं लेकिन ग्लाइसिन नहीं दिखाता। यहां 2 चीजें हैं, एक तो है मैलाइक एसिड, ये तो है मैलाइक एसिड, ये होती है सिस फॉर्म, CM साहब, सिस है मैलाइक, और ये है फ्यूमेरिक एसिड, ट्रांसफॉर्म। पहले ही हम बात कर चुके कि जो ट्रांसफॉर्म होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिस फॉर्म से ज़्यादा होता है, और उसका रीज़न भी मैं बता चुका कि ट्रांसफॉर्म जो होती है ना, उसकी पैकिंग बहुत शानदार होती है। मैंने कहा था किसी चीज़ का मेल्ट होना उसकी पैकिंग पे डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको कई बार बता चुका, बर्फ़ तो ट्रे में भी जमती है और बर्फ़ कटोरे में भी जमती है, लेकिन जब पिघलने की बात होती है, ट्रे की जल्दी मेल्ट हो जाती है, कटोरे की नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पैकिंग पे डिपेंड करता है, कैसी पैकिंग है। और सिस और ट्रांस में जो ट्रांस वाले होते हैं उनकी जो पैकिंग है वो बहुत शानदार होती है। ये मैलाइक है, ये कौन सा है, फ्यूमेरिक है। तो स्टेटमेंट यह है कि जो फ्यूमेरिक एसिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैलाइक से सही है, फ्यूमेरिक का मेल्टिंग पॉइंट मैलाइक से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। फ्यूमेरिक एसिड के जो अणु हैं वो मैलाइक एसिड की तुलना में ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं और क्रिस्टल लैटिस में मजबूती से बंधे रहते हैं, इसका मतलब उनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। तो स्टेटमेंट भी सही है और कारण भी सही है, कथन भी सत्य है और कारण कथन का सही क्या करता है, स्पष्टीकरण करता है। इस साल ऐसे 5-7 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट ग्रेड में, जो थोड़ा सा चेंजिंग आया था, वो यही मोल्ड आया था, इसीलिए आपको इन क्वेश्चनों को जरूर ढंग से देखना है। ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन का डाइपोल मूवमेंट सिस 1 क्लोरोप्रोपीन से उच्च होता है। पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोपीन बनाया, क्या कह रहा है, प्रोपीन बनाओ। इसमें यह कह रहा है कि 1 नंबर पे क्या लगा दो, क्लोरो, सही है, और यहां H। अब मुझे इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है, ट्रांस। ट्रांस फॉर्म में आपको पता है क्या होगा, दोनों H अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ये लो,
ये जो फॉर्म है ये ट्रांसफॉर्म है। आ गया समझ में? सिस फॉर्म कैसे बनाओगे इसकी? उल्टा मार देना एक को, कर दिया उल्टा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ट्रांस जो है ना, ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन, इसका डाइपोल मोमेंट सिस 1 क्लोरोप्रोपीन से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे? कि हमें पता है कि डाइपोल की दिशा होती है कम विद्युत ऋणी से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ। तो इसके अंदर एक डाइपोल की दिशा तो ये हुई sp3 संकृत कार्बन से sp2 संकृत कार्बन, और एक डाइपोल की दिशा ये हुई। तो इसके अंदर दोनों डाइपोल एक ही दिशा में है, तो मुझे दोनों वेक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर एक डाइपोल की दिशा तो ये हुई और एक डाइपोल की दिशा ये हुई। तो इसके अंदर क्या दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है या अलग अलग हो गए? अलग अलग हो गए। अब ये कहता है ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन का डाइपोल मोमेंट सिस 1 क्लोरोप्रोपीन से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। वो कहता है ट्रांस 1 क्लोरोप्रोपीन में दोनों सदिश का परिणाम सिस 1 क्लोरोप्रोपीन की अपेक्षा अधिक आएगा। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या गया? फर्स्ट गया। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा आपको करनी पड़ेगी। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है, हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मीजोटार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बिल्कुल सही बात है। और मैंने आपको बताया था कि मीजोटार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकल इनएक्टिव इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर इंटरनल कंपेंशन पाया जाता है, आंतरिक प्रतिकार पाया जाता है। 2 कायरल कार्बन में एक कायरल कार्बन R होता है, एक कायरल कार्बन S होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, मीजोटार्ट्रिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन कारण सही नहीं है कि इसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी का कारण भारी संतुलन होना नहीं है, आंतरिक संतुलन होना है। तो कथन तो सही है, लेकिन कारण कैसा है? असत्य है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड गया। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता। किरेल नाइट्रोजन भी हो सकता है, किरेल जरूरी नहीं है कार्बन ही हो, किरेल नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें किरेल कार्बन परमाणु नहीं होता, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। किरेल कार्बन की उपस्थिति ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए आवश्यक शर्त है, ऐसा नहीं होता। किरेल कार्बन हो या ना हो, मेन चीज क्या है? अणु में किरेलिटी होनी चाहिए। अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या नहीं होना चाहिए? अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। प्रकाशिक समावयता तो वो अणु भी दिखाते हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता, किरेल नाइट्रोजन होता है, वो भी दिखाते हैं। तो कथन तो ठीक है, लेकिन कारण सही नहीं है। कार्बनिक यौगिक जिनमें किरेल कार्बन ना हो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। किरेल कार्बन की उपस्थिति ऑप्टिकल एक्टिविटी की आवश्यक शर्त है। कथन सही है, लेकिन कारण क्या नहीं है? सही नहीं है। कथन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें किरेल कार्बन परमाणु नहीं होते प्रकाशक सक्रिय नहीं हो सकते। ये तो बात गलत है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें किरेल कार्बन नहीं होता, फिर भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। एक कार्बनिक यौगिक प्रकाशक सक्रिय तब होगा जब उसका प्रतिबिंब समावयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, चाहे उनमें किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो या नहीं हो। क्या कह रहा है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब प्रतिबिंब समावेवी एक दूसरे पर क्या ना हो? अध्यारोपित नहीं होते, चाहे उनमें किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो या ना हो। अब मुझे बताओ कि हमने क्या पढ़ा कि प्रकाशिक समावयता के लिए आवश्यक शर्त यह है अणु में क्या होनी चाहिए? किरेलता होनी चाहिए। और अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या नहीं होना चाहिए? अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या ना हो? बोलो, अध्यारोपित ना हो। अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर क्या ना हो? अध्यारोपित ना हो। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें किरेल कार्बन परमाणु नहीं होते ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते। तो ये कथन तो हमें पता है गलत है। तो देखो, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कथन असत्य है। आ रहा है समझ में? अब कारण की बात देखो, एक कार्बनिक यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब उसके प्रतिबिंब समावयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, चाहे उनमें किरेल कार्बन उपस्थित हो या ना हो। इसमें थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होते हैं ऐसा आएगा लिखा हुआ, तभी कथन और कारण दोनों क्या आएंगे? असत्य। कि एक कार्बनिक यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव होगा
जब उसके प्रतिबिंब समावयवी एक दूसरे पर अध्यारोपित होते और चाहे उनमें क्रेल कार्बन परमाणु उपस्थित हो या ना हो, क्योंकि अगर अध्यारोपित नहीं होंगे तो फिर ये स्टेटमेंट तो ठीक हो जाता ना, इसीलिए फिर ये थोड़ा टाइप में मिस्टेक है। उम्मीद करता हूँ आज का सबको समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार लाइव वाले बता दें बेटा समझ में आपको आया या नहीं आया, एक बार थंब मार दें। और अब अपन पेपर्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ज़्यादा। तो अब 17 तारीख को तो है ही पेपर, और उसके बाद फिर अपन ऑर्गेनिक का साथ साथ चलाते रहेंगे पेपर्स, ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए थैंक यू बेटा सब। और कोशिश करें जैसे अब जो पेपर हो उनमें से यही कोशिश करें मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक हो अपन से, ठीक है। थैंक यू बेटा सबको। पतंग दिला लो छोरों को यार। कल तो बेटा ऑफ रहेगा, परसों का मैं बता दूंगा, है ना। परसों अपन देख लेंगे उस स्थिति में अगर पतंगबाजी हो रही होगी, आवाज हो रही होगी, तब तो खैर नहीं ले पाएंगे, नहीं हुई होगी तो ले। वहाँ की छुट्टी है।